एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन बायोलॉजी वन शॉट। डियर बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस टॉपिक के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम रियली होपफुल कि सारे बच्चों ने oogenesis पढ़ लिया है ऑलरेडी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। एंड इन oogenesis हमने पढ़ा कि किस तरीके से ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, और उसके अलावा भी क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर oogenesis इट्स नॉट अ वेरी सिंपल वन, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता हुआ प्रोसेस है, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट फॉलिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, सारे के सारे टर्म्स आप लोगों को मैंने oogenesis टॉपिक में समझा दिए। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक छोटा सा पर काफी महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये टॉपिक है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। समझते हैं, इसमें एक एक बात समझाऊंगी और हम लोग नोट डाउन भी करेंगे साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसके आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स अलॉन्ग विथ मी, जैसे मैं साथ साथ में पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ में आप लोग अगर नोट्स बनाते जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं आप लोगों को NCERT बेस्ड नोट्स प्रोवाइड भी करवाने वाली हूँ विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड है। आप ऐसे मान के चलिए कि टुडे इज फ्राइडे राइट, और थर्सडे बाय द एंड ऑफ संडे मैं आप लोगों को चैप्टर्स जो हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, हो गए हैं, उन सबके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी बाय द एंड ऑफ संडे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पहले तो ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने तो ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है और किस में परफॉर्म होती है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं अपने ओन लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख रही हूँ उसका। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक इवेंट्स taking place inside the ovary and uterus। ठीक है, every month after puberty till मेनोपॉज। ये मैंने ओन लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि साइक्लिक इवेंट है। साइक्लिक का मतलब कि एवरी मंथ रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस। मंथ बोल रहे हैं तो आपको लगेगा मैम कुछ मंथ तो 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के होते हैं, कुछ 28 डेज के होते हैं, कभी कभी लीप ईयर हमारा आता है तो 29 डेज का भी होता है। तो हम कितने डेज मानेंगे? तो ये डेज वेरिएबल रहते हैं। इट कुड बी 28 to 32, 33 ऑल्सो समटाइम्स इन सम फीमेल्स। ठीक है, और ये साइक्लिक इवेंट्स जो है ये हर मंथ फीमेल्स में होंगे, जिसके कारण से ओवरी में और यूट्रस में कुछ सिंक्रोनसली, मतलब कि ओवरी के कारण से यूट्रस में कुछ बदलाव आएंगे एवरी मंथ। ये शुरुआत होंगे बदलाव फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्यूबर्टी, और लास्ट बार ये साइकिल कब चलेगी? जब मेनोपॉज आ जाता है, तब तक ये साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन इवेंट्स भी आते हैं और यूटेराइन इवेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ओवरी में भी और यूट्रस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं दो टर्म्स यहाँ लिख रही हूँ। एक मैं लिख रही हूँ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं। सो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक ह्यूमन फीमेल में फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है तो हम उसे क्या टर्म देते हैं? हम उसे बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, और एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रही है तब हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ये बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से एज में होता है? इट इज अ वेरिएबल एज 12 to 14 ईयर्स जनरली। ठीक है, और एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इन दी अप्रोक्सीमेट 50 ईयर्स ऑफ एज वी कैन से, जो कि वेरिएबल है फिर से
48 भी हो सकता है, किसी किसी फीमेल्स में 52 भी हो सकता है, कई सारे फीमेल्स में ये 55 भी हो सकता है, ठीक है। तो इट विल बी अ हाईली वेरिएबल डेटा, पर जनरलाइज्ड बोलेंगे तो 50 है जनरल, ठीक है। तो ये बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनार्क, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनोपॉज। ओवरी और यूट्रस में ये इवेंट्स परफॉर्म होंगे, प्यूबर्टी के बाद चालू हो जाएंगे, प्यूबर्टी से चालू हो जाएंगे, मेनोपॉज पे खत्म हो जाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात हमने की अभी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है? तो अभी हमने बोला ह्यूमन फीमेल, तो क्या सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में ही होती है? नाउ दिस क्वेश्चन कम्स, क्या सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में होती है मैम? सो वी विल बी सेइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल occurs in female members of primata order of मैमेलिया, ठीक है। मतलब मैमेलिया या मैमल्स क्लास जो है इसके अंदर फीमेल प्राइमेट मेंबर्स में ये परफॉर्म होती है, फीमेल मेंबर्स ऑफ प्राइमेटा ऑर्डर में ये परफॉर्म होती है, ठीक है। कौन कौन से फीमेल मेंबर्स ऑफ प्राइमेटा में ये परफॉर्म होती है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमेटा ऑर्डर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें सम फीमेल मेंबर्स ऑफ प्राइमेटा ऑर्डर मानेंगे। बेसिकली देखा तो एप्स में होती है, ठीक है। एप्स मतलब कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एक जनरल बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में होती है ये। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का मतलब क्या होता है? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का मतलब होता है एप, चिंपैंजी, ठीक है। एप्स कॉमन टर्म है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, लेमर, इन सब में होती है, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन, तो क्या ये कैटल्स में नहीं होती है, जैसे कि गाय, बकरी, ठीक है। क्या ये फीमेल मेंबर्स ऑफ डॉग फैमिली में नहीं होती है, कैनिस में? क्या ये फीमेल मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली में नहीं होती है, फेलिस में? नहीं होती। ये किस में होती है? ये प्राइमेटा ऑर्डर के ही फीमेल मेंबर्स में होती है, उसमें भी स्पेसिफिक बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में होती है और ह्यूमन फीमेल में परफॉर्म होती है। बच्चों एक फैक्चुअल बात मैं आपको बताती हूँ, न्यू वर्ल्ड मंकीज जो रहते हैं, मकाक जिसका एग्जाम्पल है, मकाक बोलते हैं अपन, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में देखने को मिलेगी और ह्यूमन फीमेल्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। इट विल नॉट बी टेकिंग प्लेस इन द डॉग्स, नॉट बी टेकिंग प्लेस इन द कैटल्स। देयर आर साइकिल्स जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा हमने डॉग्स में भी देखा, ठीक है, पर वो साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, वो साइकिल है ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ईस्ट्रस साइकिल है जो कि परफॉर्म होती है कैटल्स में, डॉग्स में, कैट्स में, ठीक है, मकाक में ईस्ट्रस साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं। और ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंतर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी अकम्पनीड बाय अ 3 days to 5 days ब्लीडिंग फेज। ईस्ट्रस साइकिल में there is no specific 3 to 5 days bleeding phase, instead bleeding will not be observed in them, ठीक है। so this is the point। अच्छा अब आते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, समझते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है एनसीईआरटी बेस। तो पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी का थ्योरी रीड करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया ना उतनी थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं, फिर साइकिल जब पढ़ाऊंगे तो बहुत ही गंभीरता से उसको समझेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हमें करना चाहिए, समझना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट नीट में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस उठते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पोर्शन से। देखिए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, इन्हें लिखा मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। रियलिटी में क्या नहीं होता, मकाक में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ऐसा बोल देती तो अपने को मानना पड़ता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज को। हालांकि रियलिटी में मकाक विल नॉट बी शोइंग दी menstrual cycle, they will be instead showing the estrous cycle, detailed बता दिया। But still NCERT is saying monkeys, apes and human, तो monkeys, apes and human याद रखना यार। NCERT को कॉन्ट्रडिक्ट करना मुझे पसंद नहीं है, पर NCERT कई जगहों पर गड़बड़ लिख देती है, तो रियलिटी भी मालूम होना जरूरी है, ओके।
is called as menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and it is called as menarche. ठीक है, तो menarche टर्म तो सब लोग को क्लियर हो गया है कि menarche मतलब कि फर्स्ट menstrual cycle जो कि puberty के समय होती है. In human females, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days and the cycle of the event starting from one menstruation till the next one is called as menstrual cycle. ठीक है, मतलब the cyclic event which is taking place every month causing the changes in ovary as well as uterus is called as menstrual cycle, which will be repeated every month. Generalized time frame for all the females will be 28-29 days, not very specific data. It could be variable from 28 to 32 days. ठीक है, in some females it could be less than 28 days also. 26 दिन 27 दिन में वापस साइकिल रिपीट होती है. जेनेटिक्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स वैसा साइकिल में शो होता है कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 28-29 डेज नहीं है किसी की साइकिल और उसकी 31 है तो वो बहुत टेंशन में आ जाए. पर हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए. लाइक अगर मैं बोलूँ 35 डेज हो गए हैं मेंसेस वापस नहीं आए हैं किसी के, तो नाउ दे शुड टेक टेंशन के उन्हें कोई डिजीज तो नहीं है. दे शुड गो फॉर अ चेकअप. अगर किसी के मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिपीटेशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रही है, जैसे कि 22 दिन में ही रिपीट हो गया, दे शुड टेक टेंशन, दे शुड बी कंसर्न अबाउट इट बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल टाइम फ्रेम से 1-2 दिन ऊपर नीचे. इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट. ठीक है, सो एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ये हो गया. One ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle. जो हम लोगों ने पूरा का पूरा oogenesis पढ़ा था, जहाँ पे आप लोग को याद हो तो हमने कहा था प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल. At the level of tertiary follicle, the meiosis one of the primary oocyte gets completed, and it results into the formation of one polar body and secondary oocyte. The secondary oocyte will be now released out of the ovary, rupturing the Graafian follicle, which is a mature tertiary follicle. ठीक है, तो जो ये यहाँ तक रप्चर होके और सेकेंडरी oocyte बाहर लिबरेट हो रहा था, ये वाली जो प्रोसेस है ये होती है मिड ऑफ द साइकिल में, अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ द साइकिल में. 28 दिन की साइकिल, तो अप्रोक्सीमेट मिड क्या हो गया, 14th डे हो गया. तो 14th डे पे हो गया 28 डेज की साइकिल में ओव्यूलेशन. ठीक है, सब साइकिल्स की मिड में है ना. ये नहीं सोचना कि सभी साइकिल्स में 14th डे पे हो रहा है. 31 डेज की साइकिल है तो उसके अप्रोक्सीमेट मिड में आना है अपने को. ठीक है, अच्छा. द मेजर इवेंट्स ऑफ द, मैं इसका एग्जैक्ट कौन से डे पे ओव्यूलेशन होगा ये भी आप लोग को समझाऊंगी, हाउ टू कैलकुलेट दैट. ओके, द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर, जो कि अपन अभी खुद बना के भी पढ़ेंगे. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, मतलब यहाँ तक की जो बात मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करवाना चाह रही थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है. अब मैं आप लोग को डायग्राम बना के दिखाऊंगी इसका थोड़ा सा. हमारी एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख लेते हैं पहले एक बार. देखो, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है वो ये है. ठीक है, इस डायग्राम को आप एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन भी लेके आना चाहती हूँ और डायग्राम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी हो जाए हमारा. आई वॉन्ट दैट टू बी डन, सो देयरफॉर आई विल बी मेकिंग अनदर डायग्राम. ओके, देखो, प्लस स्टूडेंट्स को ड्रॉ करते आना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरा पर्पस इसको बनाने का मेजरली ये है कि दैट यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस, राइट. Therefore, I will be drawing it for all of you. So this is the menstrual cycle which we will be drawing. It will be a complete chain of cyclic events where we will be discussing so many factors. ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के कारण से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इनसाइड द ओवरी. तो ये अपन चेंजेस देख लेते हैं इनसाइड द ओवरी. ठीक है, ओवरी क्या क्या हार्मोन्स रिलीज कर रही है और ओवरी के हार्मोन के कारण से क्या क्या चेंजेस यूट्रस में आ रहे हैं. ये तो बेसिक से 4 पॉइंट्स हुए. ठीक है, इसके अलावा भी हमें एक पॉइंट और कर लेना चाहिए.
जो कि हम चाहें तो सिंपली लिख भी सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज ऑल। चलो छोड़ो, उसको अपन यहीं पे एक पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ उसके बारे में। नहीं बच्चों, ऐसे ही बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के अंदर क्या बदलाव आ रहा है उसको अपन यहाँ समझेंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है। फिर ओवरी में जो चेंज हो रहे हैं उनको अपन बोल रहे हैं ओवेरियन इवेंट्स, उनको हम यहाँ समझेंगे। फिर ओवरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स बन रहे हैं उसको अपन बोल रहे हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स, उसके ग्राफ अपन यहाँ बनाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में हम देख रहे हैं कि ओवेरियन हार्मोन के कारण से यूट्रस में क्या बदलाव आ रहे हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली बोलेंगे यूट्राइन इवेंट्स, उनको अपन यहाँ पे बना रहे हैं। फिर आती है बात डेज की, कितने डेज की साइकिल होती है। जनरली अपन ने बोला ना कि 28 से 29 डेज की साइकिल हम स्टडी कर रहे हैं, जनरलाइज यही है। तो अपन एक काम करते हैं, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोल देते हैं 28 से 29 दिन यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 28-29 डेज। Okay, is it visible or not? It is visible. एक नैरो सी लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे ताकि तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे बने। ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। डेज, ठीक है बच्चों, चलिए। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट डे, ठीक है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली थर्ड डे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली फिफ्थ डे। आगे बढ़ते हैं 7th, 9th, 11th, 14th। दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 14th डे, 16th, 18th, 22, 24, 26, 28। दिस इज 28 to 29 डे, ठीक है। ये हमने जनरल टाइम फ्रेम बनाया, ओके। अब हम क्या समझना है, शुरुआत से समझना है ना, बहुत ध्यान से। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आने चाहिए। रटा रटाए डायग्राम नहीं कि ऐसे करके क्या बनाना था, फिर 5 बार देख रहे हो फिर बनाना पड़ रहा है, नॉट लाइक दैट। इसको तुम पूरा अगर एनालाइज कर लोगे कि ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स हैं, तो तुम्हारे डायग्राम्स में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। 0% चांसेस दैट यू आर डूइंग दिस डायग्राम, मेकिंग दिस डायग्राम एज रॉन्ग, 0% चांसेस, बिकॉज हम इसको समझ के बना रहे हैं। शुरू कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कहा था oogenesis में फॉर द फर्स्ट टाइम जब प्यूबर्टी के समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है तो देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अ हार्मोन कैटेगरी व्हिच इज सीक्रेटेड बाय नन अदर देन आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हाइपोथैलेमस के GnRH के इन्फ्लुएंस में एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स बनाता है। एक हार्मोन का नाम होता है FSH, एक हार्मोन का नाम होता है LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहले अपन समझते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होता है। तो बच्चों फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए अपन ये वाला ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। देखो, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और 14th डे के आसपास आते आते इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। एकदम शार्प राइज नहीं होगा इसमें कभी भी, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर एकदम से इसका लेवल थोड़ा बढ़ा, फिर डाउन हो गया डाउन हो गया डाउन हो गया डाउन हो गया डाउन हो गया, नीचे डाउन रहा आगे की फेज में, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हमने कब बढ़ा हुआ देखा। सो कैन आई से दैट इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 14th डे पर, है ना, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 14th डे पर हम देख रहे हैं या 14th डे के नज़दीक दिख रहे हैं, तो हमारे को FSH हार्मोन का लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है। बच्चों फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। कौन से फॉलिकल, ओवरी में पाए जाने वाले फॉलिकल्स, जिसमें कि प्राइमरी oocyte सराउंडेड था 1 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा से, तो हम उसको प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे थे। उसका ग्रो होने के बाद वर्जन क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। उसमें क्या चेंज आया, प्राइमरी oocyte मोर देन 1 ग्रैनुलोसा लेयर से सराउंड हो जाता है और एक थीका लेयर डेवलप होती है। उसका ग्रोन अप वर्जन क्या है,
टर्शरी फॉलिकल जिसमें कि प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 कंप्लीट होकर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, जोना पेरिसोडा की लेयर बन जाती है, कोरोना रेडिएटा सेल सराउंड करते हैं और उसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एंट्रम नाम का फ्लूइड फिल्ड कैविटी सराउंड कर रहा होता है। इसके आसपास में ग्रैन्युलोसा की और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके आसपास में थीका इंटरना होती है, फिर थीका एक्सटर्ना होती है। कितना बड़ा फॉलिकल हो गया। तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल की कन्वर्जन को ही तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फॉलिकल की ग्रोथ। तो ये हार्मोन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है। भाई बेस लाइन नीचे थी ये वाली, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि बेस लाइन थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, मतलब कि ये फॉलिकल की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में भी, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ दिस FSH हार्मोन विल आल्सो प्रमोट दी फॉलिकुलर ग्रोथ। तो ये फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है। ये कौन सा हार्मोन है हमारा, ये है हमारा हार्मोन FSH। ये ग्राफ किसका बनाया अपन ने, FSH हार्मोन का बनाया, ठीक है। तो FSH के इन्फ्लुएंस के अंदर, FSH के इन्फ्लुएंस में हमारा प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होके बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रो होके बनाता है टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल इस स्टेज तक आते आते बन जाता है, ठीक है। 14th डे के आसपास तक ग्राफियन फॉलिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हम चाहें तो थोड़ा सा उसको और पीछे कर सकते थे, एक सेकेंड, हाँ रुकिए। ये हमारा पूरा इतना जो पोर्शन है ना, अपन उसको थोड़ा सा खिसका दे रहे थे ताकि हम 14th के रेंज बनाना चाहते हैं। ओहो गड़बड़ हो गई, अरे पूरा ही खिसक रहा है क्या, छोड़ते हैं बच्चों, ऐसे रहने देते हैं। लिख देती हूँ मैं, इतना भी क्या आलस है। ओके, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल विच कन्वर्ट्स इनटू टर्शरी फॉलिकल विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे आके, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे ले जा रही हूँ, मतलब तुमको ऐसे लगना चाहिए कि मैम 14th डे के बाद हो रहा है क्या, इसलिए अपन इसको 14th डे के पहले हो रहा है ऐसा लिख देते हैं। देखो 14th डे के पहले हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ये सब किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब सीन क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट कर दिया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहुंचता है किसके पास में, ब्लड से ट्रैवल करते 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 पहुंचता है ओवरी के पास में। ओवरी के अंदर देखता है कि फॉलिकल की ग्रोथ करवानी है, उसको उसी काम के लिए भेजा गया है। जाता है ओवरी में, एक फॉलिकल को चूज कर लेती है ओवरी, जिस फॉलिकल की ग्रोथ ओवरी करवाने वाली है। इतने सारे फॉलिकल्स हैं ना, क्योंकि उसमें से एक ही चूज होगा जो कि बेस्ट है। फिर उस फॉलिकल की ग्रोथ होगी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर टर्शरी यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल FSH हार्मोन है, लेकिन अकेला नहीं। अब सीन क्या होगा कि FSH ने फॉलिकल की ग्रोथ कराई, फॉलिकल खुद भी एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। भाई फॉलिकल के पास में प्रेजेंट है फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स भी एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे FSH का लेवल बढ़ा है वैसे वैसे हमारे ओवरी के अंदर फॉलिकल की ग्रोथ हुई है। जैसे जैसे फॉलिकल की ग्रोथ हुई वैसे वैसे फॉलिकुलर सेल्स बड़े हैं नंबर में, और फॉलिकुलर सेल्स क्या करवा रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स आपके हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं। इसकी भी ग्रोथ हो गई। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल्स ने ही एस्ट्रोजन को सीक्रेट करा है। क्या ये बात समझ में आई है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है तो क्या सीन होगा, अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है उसको, पहले तो यहाँ पर शेड थी एंडोमेट्रियल लाइनिंग इतने पोर्शन में, ठीक है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग को वो प्रोलिफरेट करवाना चालू करेगा। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोलिफरेट करवाना चालू करेगा। प्रोलिफरेट मतलब कि उसका साइज बढ़ा रहा है, ये बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर
ब्लड वेसल्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल सप्लाई बहुत सारा इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियल लाइन तक पहुंच रही हैं। इसी स्टेज पर एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ये एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो ये यूट्रस की प्रोलिफरेशन हो रही है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये ग्लैंड्स अभी अपने सीक्रेशन नहीं दे रहे हैं, ये ग्लैंड्स सिर्फ डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो हमने जो जो बातें करी आपको अगर थोड़ा सा समझ में आया हो तो क्या समझ में आया है? सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच बनाया, एफएसएच ओवरी के पास गया, उसमें प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को मैच्योर टर्शरी या ग्राफिन फॉलिकल जैसा ग्रो कर दिया। इसके कारण से ग्रोइंग फॉलिकल जो सेल्स हैं उन फॉलिकुलर सेल्स ने भी एक हार्मोन बनाया, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल बड़ा 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 और धीरे धीरे बड़ा। एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी ब्लड में रिलीज हो रहा है और ब्लड से पहुंच रहा है यूट्रस तक। यूट्रस में जाके वो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को थोड़ा 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 करके प्रोलिफरेट करना चालू करता है, थिक करवाना चालू करता है। साथ ही साथ में वो एस्ट्रोजन ग्लैंड्स भी बनवा रहा है, ग्लैंड्स सीक्रेट नहीं कर रहे हैं, ग्लैंड्स बन रहे हैं अभी। कहाँ पर? हमारे प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। इतना समझ आया? अब क्या होता है? अब देखो कितना कनेक्टेड है ये सब चीजें। अब एस्ट्रोजन के चक्कर में, एस्ट्रोजन के कारण से लेवल बढ़ता है एक हार्मोन का जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। ग्रोइंग एस्ट्रोजन विल बी गोइंग टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड से दैट तू LH बनाना चालू कर। तो एस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है तब जाके वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करता है कि LH बढ़ा। अभी तक तो LH नाम का कोई हार्मोन नहीं था, नीचे नीचे चल रहा, नीचे नीचे चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल हाईएस्ट होता है वैसे ही LH को शूट मिलता है और LH हार्मोन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। LH हार्मोन अपनी पीक अटेन कर लेता है एस्ट्रोजन की पीक के दिन। अब आप लोगों को कहानी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि जिस दिन FSH हार्मोन की पीक है उसी दिन हम देख पा रहे हैं कि LH हार्मोन की भी पीक है और उसी रेंज में हम ये भी देख पा रहे हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन की भी पीक है। इन तीनों की पीक जो है अप्रोक्सीमेटली 14th डे पे हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 14th डे पे इन तीनों की पीक हो रही है, राइट? यस और नो? है ना? तो LH हार्मोन की पीक भी कब हो रही है? 14th डे के आसपास हो रही है, 14th डे पे हो रही है 28-29 डेज की साइकिल में, ठीक है? समझ आया था? तो ये LH की भी पीक हो गई। अब LH हार्मोन जब अपने पीक लेवल पे होता है, LH हार्मोन जब अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, इतना बढ़ गया है LH, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि LH का सर्ज हो गया है, LH बहुत ज्यादा बढ़ गया है। LH surge causes ovulation. This is the LH sudden increase which will be causing the Graafian follicle to rupture and release the secondary oocyte which is called as ovulation. ठीक है? तो ये Graafian follicle क्या हो जाएगा? It will rupture and secondary oocyte को ये रिलीज कर देगा। secondary oocyte released. ठीक है बच्चों? रप्चर हो गया है ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के डे पे। ये डे कौन सा है? ये है 14th डे। मैंने एरो जहां पे बनाया है ना वहीं पर ही आना चाहिए, ठीक है? आप मत सोचना कि आगे जाके हो रहा है, ये इसी दिन हो रहा है 14th डे पे, 14th डे ओव्यूलेशन डे, ठीक है? अब क्या हुआ? अब LH हार्मोन के बढ़ने से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte लिबरेट हो गया है। सेकेंडरी oocyte के लिबरेट होने के बाद अब क्या होगा? अब ये जो LH हार्मोन था आपका, अब ये जो LH हार्मोन था आपका, इस LH हार्मोन के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। लो लेवल्स पे है पर बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है? लो लेवल्स पे है। ये LH हार्मोन का मेंटेन्ड लेवल एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा और उस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। LH हार्मोन का मेंटेन्ड लेवल एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मेंटेन्ड एज सच
ताकि हो सकता है कि सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बन जाए। अगर जाइगोट बन गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ ड्यूरेशन 266 डेज ड्यूरेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कॉर्पस ल्यूटियम शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे करके रिग्रेस होना चालू हो जाएगा। पर सीन समझते हैं, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है वैसे ही अभी तक जो हार्मोन हमारे पास में नहीं आया था एक बार भी, वो हार्मोन का लेवल जो है वो सडनली बढ़ना चालू होगा। अभी तक जो हमारे पास में हार्मोन नहीं आ रहा था एक बार भी, हमने उसका पीक नहीं बनाया, वो है हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है, अभी भी कम है और एकदम से बड़ा। लेकिन जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का साइज छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे ये भी छोटा होता जा रहा है पीक। समझ आया? ठीक है, तो क्या समझा हमने कि प्रोजेस्टेरॉन जो कि अभी तक नहीं था, अचानक से कॉर्पस ल्यूटियम आते से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा और फिर धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन वही पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या सीन है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का कितना बड़ा पीक बना है। ठीक है, मतलब कि थ्रू आउट दी कॉर्पस ल्यूटियम्स मेंटेनेंस टाइम द प्रोजेस्टेरॉन्स पीक कुड बी सीन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक हम देख पाएंगे जब तक कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है, अपने साइज में है। ओके, जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, मतलब रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम छोटा हो रहा है साइज में, और फिर फाइनली अपन लिखेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। वैसे वैसे आते आते प्रोजेस्टेरॉन का भी विड्रॉल होना चालू हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो कहाँ से आया प्रोजेस्टेरॉन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरॉन कौन लेके आया? ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रेजेंट ग्रैन्युलोसा सेल्स सीक्रेट करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को। क्या वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को ही सीक्रेट करते हैं? नहीं, वो सीक्रेट करते हैं थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन को भी, मतलब कि एस्ट्रोजन का भी पीक आ रहा है बच्चों, ये देखो। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन का एक बार पीक ये आया था और दूसरी बार भी पीक आ रहा है। पहले वाला पीक थोड़ा बड़ा था, दूसरे वाला पीक थोड़ा छोटा रहेगा। दूसरे टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना? ठीक है, क्योंकि सेल्स तो वही है। पहले वो सेल्स एस्ट्रोजन सीक्रेट करे थे ग्रैन्युलोसा सेल्स फॉलिकल में, और बाद में जब वही फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया तब वही ग्रैन्युलोसा सेल्स सीक्रेट करने लग जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन को। लेकिन अभी वो प्रोजेस्टेरॉन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सीन समझ आया? अब क्या होता है, अब हम समझते हैं कि अब हमारा जो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसको कि प्रोलिफरेट करा था एस्ट्रोजन ने, अभी भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये प्रोलिफरेटेड मेंटेन रखेगा इसे। ठीक है, दैट मीन्स इट विल बी मेंटेन्ड एज प्रोलिफरेटेड। ये प्रोलिफरेटेड रहेगी, इनफैक्ट और प्रोलिफरेट हो जाएगी। अभी तक मेंटेन्ड है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि ड्रॉप डाउन हो रहा है इसका लेवल। प्रोजेस्टेरॉन जैसे विड्रॉ होगा वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, एस्ट्रोजन कम हो गया, तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी शेड होने की तरफ आ जाएगी, और फिर देखो ये शेड होने लग जाती है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, ग्लैंड्स बना दिए थे एस्ट्रोजन ने इसके अंदर, लेकिन अब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी सीक्रेट कर रहा है और प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट कर रहा है, तो अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपने सीक्रेशन को स्टार्ट भी करवा देंगे। ठीक है, तो अब जो ये ग्लैंड्स बनाए थे हमने, ये ग्लैंड्स अपनी अपनी सीक्रेशन दे रहे हैं, देखो, तो ये सीक्रेशन देना चालू कर देंगे। मतलब इस पूरे फेज में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेशंस प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है बच्चों, अभी इन सब फेजेस के नाम में जब लिखूंगी ना तुम्हें मालूम पड़ेगा, अरे कितनी ईजी बात हो गई मैम हमारे लिए ये सब चीज़। जब आप सीक्वेंशियली पढ़ते हैं ना कोई भी चीज़ को, तो इट विल बी ऑलवेज वेरी इजी थिंग फॉर यू। ओके, सो यहाँ सीक्रेशन भी हो रही है। अब ये हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कहानी खत्म। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब हमने देखे यहाँ पर 4 हार्मोन्स की पीक देखे, चारों हार्मोन्स के कारण से होने वाले ओवेरियन और यूट्राइन इवेंट्स को भी हमने समझा। अब इनके नाम क्या क्या हैं जो हो रहे थे यहाँ पर इवेंट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझते हैं। हम एक काम करते हैं, सारे के सारे इवेंट्स को विल बी राइटिंग इट इन द वाइट कलर। ओके, सो जब मैं बात कर रही हूँ
रिस्पेक्टिव टू ओवरी, जब ओवरी के रिस्पेक्ट में मैं इन इवेंट्स को कुछ नाम देना चाहती हूँ, ठीक है, तब क्या नाम देती हूँ? तब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल का बनना, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल का बनना, इस पूरे के पूरे इवेंट में फॉलिकल की ग्रोथ देखने को मिल रही है मेरे को, तो क्या मैं इसको नाम दे दूँ फॉलिकुलर फेज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये पूरी की पूरी फेज क्या थी? फॉलिकुलर फेज थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस दिन हमारे 3 हार्मोन्स के लेवल्स में सर्ज मतलब राइज देखने को मिलता है, एक हार्मोन एफएसएच का पीक दिखता है हमें, एक हमें दिखता है एस्ट्रोजन का पीक, और तीसरा हमें दिखता है एलएच का पीक। लेकिन मेनली एलएच के पीक के कारण या एलएच के सर्ज के कारण से एक एक्टिविटी होती है जिसको आप लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन हो रहा है आज मतलब 14th डे पे, ठीक है, अभी इस राइट नाउ टाइम पे। तो इस फेज को, छोटी सी एक दिन की फेज को हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। ओवरी में इसको क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। ये एक सिंगल डे की फेज को। ओव्यूलेटरी फेज के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। सेकेंडरी उस साइड चला गया तो ग्राफियन फॉलिकल एक गाना गाता है, ठीक है, क्या गाता है? हम लुट गए हाँ लुट गए, हम लुट गए हाँ तेरी मोहब्बत में। तो सीन क्या हुआ है, इसका नाम हमने रख दिया है ल्यूटियल फेज। तो यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक की पूरी फेज को हम लोग नाम देने वाले हैं ल्यूटियल फेज। ये हुआ ओवेरियन इवेंट्स का नामकरण, ठीक है। तो ओवेरियन इवेंट्स में ओवरी के रिस्पेक्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के क्या क्या नाम होते हैं? पहला नाम होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा नाम होता है ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम के रिस्पेक्ट में ल्यूटियल फेज। लेकिन यूट्रस में इन्हीं साइमल्टेनियस इवेंट्स को हम क्या नाम देंगे? यूट्रस में कुछ अलग नाम होने चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यूट्राइन इवेंट्स थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि पहले दिन से तीसरे दिन या पहले दिन से 5वें दिन सिर्फ और सिर्फ ब्लड का लॉस हो रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो रही है शेड, और इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के शेड होने के कारण से फीमेल्स के वेजाइनल कैनाल के थ्रू ब्लड बाहर आएगा। तो ये जो ब्लड बाहर आ रहा है, इस टाइम फेज को मैं क्या नाम दे सकती हूँ? सो वी विल बी सेइंग इट एज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब कि पहले से तीसरा या पहले से 5वां दिन जिसके अंदर ब्लीडिंग फेज चल रही है फीमेल्स में, ठीक है बच्चों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 दिन तक ही ब्लीडिंग होगी। सम फीमेल्स में एक्सपीरियंस अ ब्लीडिंग फेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 days. Some females may experience a bleeding phase of like 3 days only. So it will be again a variable thing, genetics wise depend करती है। फिर आप देखिए 5वें दिन के बाद से लेके और 14th डे तक मैं क्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज तक क्या मैं ये देख पा रही थी, है ना। अपन एक काम करते हैं, इससे भी सिक्रेशंस करवा लेते हैं क्योंकि ये भी 14 के बाद है यहाँ से ओके। पर ज़्यादा सिक्रेशन नहीं कराया, थोड़े बहुत चालू हो गए क्योंकि अभी ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना चालू हुआ है ओके। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के फेज को मैं क्या बोलूँ? क्या मैं इसको बोलूँगी कि यहाँ पर यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग का सिर्फ प्रोलिफरेशन ही हो रहा है, वो साइज में बढ़ रही है और ग्लैंड्स बन रहे हैं, ग्लैंड सिक्रेशन नहीं दे रहे हैं अभी, सिर्फ साइज बढ़ रही है। तो इसलिए हम इस फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। 1 से लेकर के 3 से 5 से लेकर के 14 डेज या 3 से लेकर के 14 डेज तक। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो फेज है, क्या इस पूरे फेज के ड्यूरेशन में सीक्रेशंस भी चालू हो गए हैं? क्योंकि ल्यूटियल फेज है ये, और इसमें वी कैन से दैट द हार्मोन्स आर स्टिमुलेटिंग द ग्लैंड्स इनसाइड द यूट्राइन एंडोमेट्रियम टू स्टार्ट सीक्रेटिंग द सिक्रेशंस। बहुत सारी न्यूट्रिटिव सिक्रेशन इस समय बनती है। क्यों बनती है बच्चों? इसलिए बनती है कि मान लो कि कभी फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो जाइगोट जब आएगा, तो जाइगोट क्या है? मदर के लिए अभी बेबी बन गया, राइट। जाइगोट क्या है? मदर के लिए बेबी बन गया है, तो बेबी को न्यूट्रिशन देना तो मदर का काम रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए मदर के यूट्रस में ऑलरेडी यूट्राइन मिल्क बनना चालू हो गया है, और वो यूट्राइन मिल्क जाइगोट से लेके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को नरिश कर सकता है। जैसे ही वो यूट्रस में आएगा वैसे ही उसके लिए वो भोजन तैयार करके रखेगा। यूट्राइन milk or the secretion of these glands in the secretory phase is basically a highly nutritive secretion for the
इम्प्लांट, ठीक है। इम्प्लांट अगर हो गया है तो उसके लिए सिक्रेशन बहुत न्यूट्रिटिव होती है, लेकिन ये सिक्रेटरी फेज भी ड्रॉप हो जाएगी अगर कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं रहता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये मेंस्ट्रुअल फेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग सब कुछ शेड हो जाएगी, किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो शेड होगी। हर मंथ यही साइकिल चलेगी बच्चों, लाइफ टाइम ऑफ एनी ह्यूमन फीमेल। क्या आपको लगता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी साइकिल चलेगी? नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टाइम इंडिविजुअल फीमेल में इम्प्लांट रहेगा यूट्रस में, तो ये जो ब्लड है न्यूट्रिटिव है उसके लिए, तो उसके प्लेसेंटा फॉर्मेशन वगैरह होगी और ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम शेड नहीं हो सकती, अदरवाइज तो अबॉर्शन हो जाएगा, जिसको हम मिसकैरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आप लोगों को पूरी कहानी क्लियर है। अब एक बात और मैं बताना चाह रही थी यहाँ पर कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जिस दिन से बढ़ता है, अरे हम देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इधर से। मैं सोच रही थी कि इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके मैं ये ग्रीन वाला पोर्शन 14th डे से ही कर दूँ, यू नो आई एम अ फैकल्टी हु डू नॉट फील ओके व्हेन आई एम नॉट 101% करेक्ट। पता नहीं क्यों, दिस इज़ माई हैबिट, आई डोंट नो हाउ टू चेंज दिस हैबिट, बट आई फील परफेक्शन आना चाहिए, सीक फॉर परफेक्शन एवरी टाइम। और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते हैं, अब सही लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से अपन ने ग्लैंड्स की सिक्रेशन आना चालू करी, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, क्योंकि अब देखो प्रोजेस्टेरॉन जब से बढ़ गया बच्चों, मतलब कि मान लेते हैं अपन यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पूरा टाइम ड्यूरेशन में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, राइट, इतने टाइम ड्यूरेशन में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है। इस टाइम ड्यूरेशन में फीमेल्स के बॉडी टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज देखने को मिलता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में देयर विल बी अ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन फीमेल, ऑफ फीमेल, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन के कारण हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है फीमेल्स में, मेटाबॉलिज्म का लेवल बढ़ाता है, और इसके कारण से यहाँ से लेके और यहाँ तक की ड्यूरेशन में फीमेल्स का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ के आता है, ठीक है। मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना पड़ेगा उसमें। ये होगा फीमेल्स का बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट दी ल्यूटियल फेज, थ्रू आउट दी सिक्रेटरी फेज, ठीक है। This was all the events about the menstrual cycle. If you are able to understand all these things, मैं इसको नोट डाउन भी करवा सकती हूँ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और हम एक बार NCERT को रीड कर लेते हैं। NCERT रीडिंग विल बी गिविंग यू अ बेटर डिटेल फीलिंग। इसके बाद मैं शॉर्ट टेबल बनाऊंगी ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रहें जो इंटरचेंजेबल टर्म्स हमने देखे, ठीक है। देखो यहाँ से, कहाँ से देखेंगे हम लोग? इधर से। द साइकिल स्टार्ट्स विथ द मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। ये यूट्राइन इवेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं क्या बच्चों? है ना, ओवेरियन इवेंट अलग है, यूट्राइन इवेंट अलग चल रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली चल रहा है। व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 to 5 days मतलब 1 से 3 या 1 से 5 days। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना। अपन ने यही देखा कि मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी शेड होगी और साथ ही साथ में शेड होंगी ब्लड वेसल्स, जिसके कारण से जो ब्लड है along with the some endometrial tissues will be coming out of the body through the vaginal portion of the female. Therefore, it will be resulting in a bleeding phase of 3 to 5 days called as menstrual phase. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. ठीक है ना, मतलब कि अगर हमारा सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ही जाकर के मेंस्ट्रुएशन फेज आएगी। सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइज हो गया है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा थिक, उसको शेड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इम्प्लांट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है तो वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट ही है। देखो, yes, it could be a possible statement that if there is a lack of menstruation, it can be an indicative of pregnancy, ठीक है, but not in all the cases. कई सारे फीमेल्स में थायराइड ग्लैंड के कम फंक्शन के कारण से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं या नहीं आते हैं टाइमली बेसिस पे,
ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म कैन बी वन कॉज वेयर देयर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्बेंस, ठीक है। पीसीओडी इज वन मोर कंडीशन जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें भी कि कई सारे लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टाइमली नहीं आते हैं और अफेक्ट हो जाता है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द डिजीज जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टाइमली नहीं आते हैं बल्कि जल्दी जल्दी आ जाते हैं कई फीमेल्स में और बहुत हैवी ब्लीडिंग देखते हैं वो। बहुत सारे डिजीज कंडीशंस के कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो सकती है। इसका मतलब कि हर एक केस में हम ये नहीं बोल सकते कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो फीमेल जो है शी विल बी प्रेग्नेंट ओनली, नॉट लाइक दैट, ठीक है। कोई बहुत स्ट्रेस लेते हैं लोग तो भी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते, खाना ढंग से नहीं खाते तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे चीज़ों से मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन द पॉइंट, ओके। So lack of menstruation may be indicative of pregnancy. This is a correct statement, but not always. ठीक है? However, it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. बच्चों क्या कर दिया इन्होंने? सब कुछ खिचड़ी बना के पेश कर दिया। NCERT में यही मुझे प्रॉब्लम लगती है। Menstrual phase यूट्राइन इवेंट है और follicular phase ओवेरियन इवेंट है। तो मेंस्ट्रुअल फेज इन द यूट्रस इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज इन ओवरी, ये बताना जरूरी है वरना आप कर देंगे गड़बड़, ठीक है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल फेज हुआ है ओवरी यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, साइमल्टेनियस टाइम पर ओवरी में एक नया फॉलिकल ग्रो होना चालू हो गया है, ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज वाज अ यूट्राइन इवेंट और फॉलिकुलर फेज क्या है? इट इज एन ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन इवेंट, ओके। अच्छा अब देखते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, मतलब ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलिफरेशन। मतलब कि यूट्रस में हम इसी फेज को बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं ओवरी में। दीज चेंजेस in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. The secretion of gonadotropins, मतलब कि LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. FSH बढ़ेगा, इसके कारण से फॉलिकल का साइज बढ़ेगा, फॉलिकल का साइज बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो LH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन होगा, LH का लेवल मेंटेन रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बरकरार रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएंगे। हार्मोन का लिंक बहुत सिंपल है, मैंने कई बार समझा दिया, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, ठीक है, अबाउट द 14th डे। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एज LH सर्ज। LH का सडन बढ़ना LH सर्ज कहलाता है। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दी NCERT ने, क्या होगा इस जिंदगी में इसका, एंड देयर बाय रिलीज ओवम ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, बिल्कुल सही लिखा है। ओव्यूलेटरी फेज भी ओवेरियन इवेंट है और ल्यूटियल फेज भी ओवेरियन इवेंट है, और ल्यूटियल फेज को हम लोग यूट्रस में बोलते हैं सीक्रेटरी फेज, ठीक है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स एज द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। The corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all the events of menstrual cycle will stop and there is no menstruation throughout the pregnancy. In the absence of fertilization, the corpus luteum will be degenerating. This causes disintegration of the endometrium leading to the menstruation, marking a new cycle, ठीक है। menstruation phase फिर से new cycle. In human being, menstrual cycles ceases, मतलब stops around 50 years of the age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase
एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क एंड मेनोपॉज के बीच में ही फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल कहला सकती है। ओके चलो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको नोट बना लेते हैं। ओके सबसे पहले अपन करते हैं 1 to 3 days। ठीक है क्या बोलेंगे हम ऐसे, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है इसमें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग डीजनरेट्स। ठीक है और ब्लीडिंग फेज। ठीक है चलिए ये हुआ। फिर क्या बोलेंगे हम 1 to 13 days। ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ बच्चों, मैं यूट्रस के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रही हूँ, ओवरी के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। ठीक है तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 से 3 days मेंस्ट्रुएशन था, तो 3 से 1 से 3 या 5 है ना, ये भी याद रखना है, और 5 days। ठीक है तो हम बोलेंगे कि 3 days से लेकर के और 5th डे से लेकर के 13th डे, अगर साइकिल 28 डेज की है तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज इन ओवरी। इसी फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज इन यूटेरस। ठीक है इस फेज में क्या होता है मेजरली, इस फेज के अंदर, अच्छा मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है, हार्मोन लिख देते हैं अपन यहाँ पर, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है, क्यों कम हो गया आपको पता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन नहीं है इसलिए, तो ये कॉज करता है एंडोमेट्रियल डिजेनरेशन को। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या सीन होता है, एफएसएच इंक्रीज होता है, इसके कारण से फॉलिकल ग्रो होता है। ठीक है इन साइज, और बनाता है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन को और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, एलएच बढ़ जाता है। ये एलएच का जो सर्ज है इट इज रिजल्टिंग इनटू दी, it is the LH surge which causes ovulation, right? So 3rd से 5th या 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलती है ओवरी में, प्रोलिफरेटिव फेज चलती है यूट्रस में। इसमें एफएसएच बढ़ता है, इसके कारण से फॉलिकल का साइज ग्रो होता है, फॉलिकल का साइज होता है तो एलएच बढ़ता है, एलएच बढ़ता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता है। सॉरी उल्टा लिखा क्या अपन ने, नहीं सही लिखा है हमने, एरो गलत है, एरो भी सही है, मैं गलत पढ़ रही थी। फॉलिकल ग्रो होता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एलएच बढ़ता है। ठीक है ध्यान रखना, एरो के डायरेक्शंस को ध्यान रखें प्लीज़। अपन एरो का कलर चेंज कर देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये ऐसा बनाया है एक तो एरो अपन ने, और एक एरो ऐसा बनाया है नीचे, और फिर ऐसा एरो बनाया। ठीक है अब इसके बाद क्या, इस पूरे को छोटा कर लेते हैं अपन ताकि हम इसी स्लाइड में लिख सकें बहुत सारा। ये हो गया 1st से 3rd 5th डे तक हो गया, 3rd 5th डे से लेके 13th डे तक हो गया, और हम लिखते हैं 14th डे। 14th डे, इस डे को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ये कैसे होती है, ओवेरियन इवेंट है ना, इनसाइड द ओवरी हो रहा है। इस ओव्यूलेटरी फेज के क्यों होता है ये, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, इंक्रीज
इंक्रीज के लिए अपन नॉर्मल इंक्रीज लिखते हैं, एरो नहीं लिखते हैं. इंक्रीज इन FSH, एस्ट्रोजन एंड LH इज सीन, ठीक है, इन दिस on this day, but it is LH surge which causes ovulation or release of secondary oocyte फ्रॉम ओवरी. ठीक है बच्चों, क्या ये समझ में आया? तो ये 14th डे पे हुआ. फिर क्या आता है 15th डे से लेकर के और 28 और 29th डे. ठीक है, 15th डे से लेकर के और 28 या 29th डे तक. इस तक क्या कहानी बनती है हम ये देखते हैं. तो 15th से लेकर 28 या 29 डेज में भी हम अगर बात करेंगे तो ओवरी में अलग इवेंट चल रहा होगा, उसका नाम अलग होगा. यूट्रस में अलग इवेंट चल रहा होगा, उसका नाम अलग होगा. ओवरी में क्या चल रहा होता है इस समय पर? ओवरी में जो इवेंट चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज इन ओवरी. ठीक है, और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं सीक्रेटरी फेज इन यूटरस. ठीक है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये एक यूटराइन इवेंट है और ओव्यूलेटरी फेज जो है ये एक ओवेरियन इवेंट है. तो टोटल 3 ओवेरियन इवेंट्स देखे हमने, 3 यूटराइन इवेंट्स देखे, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो कहानी मिक्स हो जाती है, अदरवाइज कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इसमें. ठीक है, चलो अब अपन क्या देख रहे हैं, एक बात और समझा रही थी मैं आप लोगों को. यहाँ पर फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज में हो क्या रहा था बेसिकली यूट्रस में. ठीक है, सो प्रोलिफरेटिव फेज में हम ये देखते हैं कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन बढ़ता है, इंक्रीज. ठीक है, हम लिखेंगे ग्रोइंग फॉलिकल. यहाँ पे थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखते हैं बच्चों, देखो, ग्रोइंग फॉलिकल causes estrogen release, increased estrogen causes endometrium thickening and formation of ग्लैंड्स. पर ये ग्लैंड्स अभी सिक्रेटरी नहीं है. ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स. फिर आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज. यहाँ पर तो हमने देखा क्या हो रहा है. फिर आता है यहाँ पर ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में. तो ल्यूटियल फेज में तो कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मेंटेन्ड but if fertilization do not occur, it will degenerate. ठीक है, रिग्रेशन चालू हो जाता है उसका. अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो रिग्रेशन चालू हो जाता है. ठीक है, ओ एम जी, ये मेरा इंडिया हो जाता अभी मेरा. ओके, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख रही हूँ मैं. सीक्रेटरी फेज में, in this phase uterine
endometrium is maintained thick by estrogen, maintained thick by progesterone एंड एस्ट्रोजन, दोनों का इन्फ्लुएंस है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा है. एंड सीक्रेशंस अकर फ्रॉम ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स बने थे उनसे सीक्रेशन भी होना चालू हो गया. ठीक है, मैं एक बार देख रही हूँ कि मैंने कितना खिचड़ी लिखा है, पर जितना मैं खिचड़ी लिखा है ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ. ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, पर जो समझाया है वो बेस्ट तरीके से समझाया है, तो कोशिश करें कि इसको पूरा आप लोग एक बार रिवाइज कर लें मेरे पढ़ाने के बाद में. ओके, सो दिस इज़ डन. तो 1 to 5 डेज़ हमें समझ में आ गया. फिर हमने देखा 5 डेज से 13 डेज़, फिर 14 डेज़, फिर 15 से 28-29 डेज़. ये बात कब की हो रही थी? ये बात हो रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज़ की. डेज़ की. ठीक है, अच्छा, अब आती है बात एक और. आपको अगर कैलकुलेट करना है डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा मैम, ठीक है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है इट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, क्योंकि 14 क्या है? ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ 14 डेज, इज कांस्टेंट ऑफ 14 डेज, इसीलिए अपन 14 को माइनस कर देते हैं इसमें. ठीक है, समझ आई बात ये वाली? तो ल्यूटियल फेज क्योंकि कांस्टेंट है और 14 डेज की रहती है हमेशा, इसलिए वी कैन जस्ट सब्सट्रैक्ट 14 वेरी सिंपली. फॉर एग्जाम्पल, किसी फीमेल का डे ऑफ ओव्यूलेशन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं 30, तो 30 - 14 कर देंगे. 16th डे इज डे ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं किसी फीमेल में डे ऑफ ओव्यूलेशन जिसका कि 32 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे है, 32 दिन की साइकिल चलती है किसी में, तो 32 - 14 करेंगे तो इट विल बी 18th डे पे ओव्यूलेशन होगा. तो डे ऑफ ओव्यूलेशन हमेशा ही हाईली वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पर हमेशा ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में से के डेज में से 14 माइनस कर दिया जाए तो उस दिन पर ओव्यूलेशन हुआ होगा, ऐसा मानते हैं, क्योंकि 14 इज कांस्टेंट, ल्यूटियल फेज डेज इज ऑलवेज कांस्टेंट एज 14. ठीक है, अब बात आती है, हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन के समय पर ब्लड लॉस होता है फ्रॉम द फीमेल्स वजाइनल पोर्शन. ठीक है, तो फीमेल की बॉडी में वजाइना में से अगर ब्लड लॉस होगा तो हाउ विल बी द फीमेल बी एक्टिव एंड परफॉर्म डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़. ठीक है, स्कूल नहीं आ सकते अगर ऐसा हो गया, तो कॉलेज नहीं जा सकते, घर में काम कैसे करेंगे, दे विल बी आइसोलेटेड इन वन रूम, ऐसा है, पर ऐसा नहीं है. क्यों? बिकॉज दे हैव सम और द अदर एड्स विच विल बी हेल्पिंग देम इन मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब मदद रहती है उनके पास. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पैड्स ऑफ कॉटन. There, some of the people in the ancient times used cloths to prevent this menstrual blood coming out, ठीक है, and absorb that blood by the cloths. Nowadays people will be using cotton pads, ठीक है. There are some more better techniques like use of menstrual cups और vaginal tampons, जो कि कॉटन के डिवाइस आते हैं, अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, सो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, टू एडवांस्ड एज अप टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी एज वी कैन से, वो सारे के सारे फीमेल्स जो हैं अपने मेंस्ट्रुअल टाइम में, अपने मेंस्ट्रुअल फेज के समय पर दे विल बी यूजिंग दी पैड्स और टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स टू अब्जॉर्ब दैट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. ठीक है, अच्छा, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ब्लड है, तो ब्लड है तो ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. बैक्टीरिया को अगर वो ब्लड मिल जाए तो वो बैक्टीरिया के लिए तो खाना हो गया. ठीक है, सो फॉर ऑल दोज फीमेल्स हु आर इन द मेंस्ट्रुअल फेज दे शुड कीप ऑन चेंजिंग द पैड्स ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे कि
हर 4 से 6 घंटे में उनको अपने पैड को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं अगर ये चेंजिंग टाइमली बेसिस पे नहीं हो रही है तो, एंड इट कैन कॉज पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन फीमेल, ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया फिर वेजाइनल कैविटी में एंटर होकर यूट्रस में पहुंच जाएंगे और फिर वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए दे शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। अब देखो, सो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो सोचते हैं कि हम सोए ही रहें एंड विल नॉट बी वेकिंग अप, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें दैट यू शुड टेक अ हॉट वाटर बाथ विथ सॉल्ट इन इट, उससे आपका बॉडी भी रिलैक्स होगी, आपका पेन भी कम होगा और आपकी मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन भी रहेगी, ठीक है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, ठीक है। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। इसको क्यों कर रहे हैं? ताकि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द यूज, अब सीन क्या होता है कि ये जो यूज सैनिटरी नैपकिन है इसका क्या किया जाए, ठीक है। सो नाउ इट शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। तो जो कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं उसमें दे हैव अ प्रॉपर प्रोविजन। हमारे इंडिया में जितने भी कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, अगर नहीं आती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, पर अगर आती हैं तो दे हैव अ प्रॉपर, वी कैन से यू नो, बॉक्स फिटेड, जिसमें कि वो लिखते हैं कि जैविक वेस्ट, मतलब जो लिविंग बॉडी से निकला हुआ वेस्ट है उसके लिए एक प्रॉपर कंटेनर आता है, उसमें प्रॉपरली पेपर में रैप करके या प्रॉपरली इसके लिए बैग्स आते हैं उसमें रैप करके उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ एनीवेयर, ठीक है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको गाइडेंस नहीं मिलता कई बार, सो दे विल बी डिस्पोजिंग इट ऑफ इनसाइड दी वॉशरूम इटसेल्फ। पर वॉशरूम में डिस्पोज कर देना सीट के अंदर विल बी लीडिंग टू क्लॉगिंग, मतलब पूरा का पूरा सीट जैम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लश करने के बाद में भी सब अंदर नहीं जाएगा। सो द थिंग इज दैट इसको डिस्पोज ऑफ करना भी जो है वो भी एक बड़ी बात है, ठीक है। सो द नॉलेजेबल पीपल प्लीज स्प्रेड दिस एजुकेशन टू पीपल हु डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। एनीवेज, dispose of the used sanitary napkin, properly wrapping it with a used paper. Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area. After handling the napkin, wash hands with a soap. Very obvious, ठीक है। So the thing is that ये सब लिखने की क्या ज़रूरत आन पड़ रही है? There are some of the peoples, ठीक है, जो कि ये भी बेसिक नॉलेज कैरी नहीं करते। आप लोग सोचेंगे कि मैम ये सब क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो कि कुछ लोग कैरी नहीं करते हैं, एंड जो कैरी नहीं करते हैं उन्हें सिखाना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। आप कैरी करते हैं डेफिनेटली, एंड आपको ये आगे प्रोसीड ऑन करवाना है नॉलेज को। द पीपल हु आर अनएजुकेटेड और डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पोर्शन, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है बच्चों, खत्म होने वाला है। आप लोग इसको रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो पढ़ने के बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।